आपने बात पूछी कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं तो क्या उनको खतरा है कैंसर होने का? जवाब है, हर दिन हर व्यक्ति को अब उसके शरीर के अंदर कैंसर की कोशिकाएं बनती है। जब भी एक्सपायरी डेट देखते हैं, लंबी एक्सपायरी डेट की चीज चाहिए, तभी आप गुमराह हो गए। यानी आप ये मानते हैं कि जो पैकेट्स में बंद चीजें होती हैं वो हमें कैंसर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक्टिवेट कर सकती हैं। एग्जैक्टली। जिम मैराथन मैंने क्या बोला? कैंसर का कारक और हार्ट अटैक बढ़ाता है, कम नहीं करता, बढ़ाता है। इंडियन फीमेल्स को लंग कैंसर जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की, अलग एंटिटी देखा गया, अलग म्यूटेशन देखा गया। वो ऐसे शहरों के लिए देखा गया है जहां दिल्ली एनसीआर जैसे, जहां एयर पोल्यूशन काफी अधिक है, और लंग कैंसर ऐसे लोगों में हो रहा है जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है या फिर एक ऐसा शब्द है जिसको अगर कहीं से सुन लेते हैं या हमारे जहन में भी अगर वो आ जाता है तो एक दिमाग में डर सा बैठ जाता है। हम इलाज की बाद में सोच रहे होते हैं, पहले हम पैसों की सोचते हैं या फिर मौत की सोचते हैं। मतलब हम यही समझते हैं कि कैंसर मतलब मौत, कैंसर इज इक्वल टू डेथ। तो यही आज हम समझेंगे कि कैंसर आखिर कितना खतरनाक है। अभी जैसे मैं आपको स्वस्थ दिख रही हूँ या आप भी खुद को स्वस्थ समझ रहे होंगे, लेकिन क्या कैंसर आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है? इस स्वस्थ शरीर में क्या कैंसर मौजूद है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर वो किस तरीके से, किन कारणों से आपके शरीर के अंदर पनप पाएगा? घर में आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, किन किन चीज़ों का आप सेवन कर रहे हैं, आपके घर के जो मसाले हैं, जो पानी आप पी रहे हैं, पानी पीने का जो तरीका है, किस चीज़ में आप पानी पी रहे हैं, किस धातु में आप पानी पी रहे हैं। इसके अलावा अगर आप जिम जाते हैं तो वो भी कैंसर का कारण किस तरीके से बनेगा, इस पॉडकास्ट में आज आप जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार को आप सुनिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और कैंसर पर ही आज हमें बात करनी है। तो सबसे पहले तो एक सीधा सा साधारण सा सवाल मेरा आपसे यही होगा, मैं हूँ, आप हैं, या हमारे इर्द गिर्द आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, कितने चांसेस हैं उनके अंदर कैंसर हो सकता है या उनको कैंसर का खतरा हो सकता है? कितने चांसेस हैं इस बात के? शुरुआत तो यहाँ से करें। दर्शकों को जैसे आपने बोला कैंसर, कुछ दर्शक तो डर के इसको हटा देंगे जी कि इस टॉपिक को छोड़ दो, कोई और टॉपिक बता दो। जी। लेकिन आपके दर्शकों से मैं कहता चलूं कि इस पॉडकास्ट के बाद आपके कैंसर का डर खत्म हो जाएगा, पहली बात। इसलिए जरूरी है कि वैज्ञानिक सोच के तरीके से ये समझ लें कि कैंसर क्या है जी। और होने का खतरा क्या है। फिर आपको लगेगा इससे हल्की बीमारी हो ही नहीं सकती है अगर इसको हम रोक लें। आपने बात पूछी कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं तो क्या उनको खतरा है कैंसर होने का? जवाब है, हर दिन हर व्यक्ति को अब उसके शरीर के अंदर कैंसर की कोशिकाएं बनती है, हर दिन हर व्यक्ति में जी। लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, जो उसको डिटेक्ट करता है जो फॉरेन एलिमेंट, मतलब कोई बाहरी तत्व आ गया और उसको मार देता है। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। यानी कि हर दिन हमारे शरीर के अंदर कैंसर सेल्स डेवलप हो रहे हैं। और हमको लगता है कि एक स्टेज आती है तभी हमें पता चलता है कैंसर सेल्स तभी डेवलप होते हैं। बिल्कुल। तो इसको अगर एक लाइन में मैं समझाऊं तो ये है, जब तक जिंदा है तो कैंसर का खतरा है जी। तो अब कोशिश हमारी क्या होनी चाहिए कि इसको समझें और कैसे इसको समझ के आप इस पे काबू करके रखें ताकि ये पनप के एक बीमारी का रूप ना ले ले। इतनी ही कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसके लिए सिंपल जरूरी है आपको समझना कैंसर बनता कैसे है, इस पे चर्चा करेंगे। हाँ। दर्शकों को समझ में आ जाएगा। अगर ये थ्योरी समझ में आ गई तो कैंसर आप बनने नहीं दे सकते हैं, ये आपके बस में। हाँ, तो ठीक है, पहले ये जान लेते हैं कि कैंसर है क्या। आमतौर पर कई लोग ऐसे भी बोलते हैं ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स, या है क्या कैंसर? आखिर कैंसर का नाम हमें सिर्फ एक बीमारी के तौर पर पता है कि बहुत बड़ी बीमारी है और अगर आपको हो जाएगी तो आपकी आमदनी, जितना भी पैसा आपने इकट्ठा किया वो सब कुछ खत्म कर सकता है, आपकी लाइफ खत्म कर सकता है, परिवार को भी उतना ही बर्डन दे सकता है। तो है क्या कैंसर? पहले इसी पे आते हैं। एक तो बार बार मैं यही बात कहता हूं कि कैंसर बीमारी है ही नहीं। जी। कैंसर बीमारी नहीं है। अच्छा। कैंसर इज ए मैनिफेस्टेशन। मतलब बीमारी कहाँ है उस पर चर्चा नहीं हो रही है, उसका कारण भी उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो समस्या है उसका मैनिफेस्टेशन, मतलब प्रतिलक्षण कैंसर है, जिसको हम बीमारी इसलिए कहते हैं कि इसकी दवा है, इसकी सर्जरी है, इसका रेडियोथेरेपी है। लेकिन बीमारी मॉलिक्यूलर हेल्थ पे है। सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी, ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, माइटोकॉन्ड्रियल, एक्चुअली कैंसर है माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिक डिजीज। मतलब सेल के अंदर जो पावर हाउस है जहां से एटीपी जनरेट होता है, हमारा शरीर काम करता है, उसी की मेटाबॉलिक प्रॉब्लम के कारण कैंसर होता है। आमतौर पे लोग समझते हैं कैंसर जेनेटिक बीमारी है। सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है। बाकी कैंसर सिर्फ आपके जीवन शैली में बदलाव
और मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम के कारण कैंसर पनपने लगता है। अच्छा। और जब ये बेतरतीब हो जाए तो पहले परिभाषा शुरू करते हैं कि कैंसर क्या है। जी। एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल विद द पोटेंशियल टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर इज कैंसर। मतलब उद्देश्य विहीन बेतरतीब शरीर की अपनी कोशिकाओं का निरंतर वृद्धि होना और एक अंग से दूसरी अंगों में प्रत्यारोपण हो जाना, यही कैंसर है। आम भाषा में दिल्ली की आबादी मान लीजिए 3 करोड़ है। हम सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, स्टेट का ऑर्डर लॉज फॉलो करते हैं। हम नॉर्मल कोशिकाएं हैं, 30 ट्रिलियन बॉडी के अंदर सेल्स हैं, हमारा ह्यूमन बॉडी नॉर्मल चल रहा है। इसमें से कुछ लोग हमारे बीच के नागरिक आतंकवादी बन जाए, अपने लोगों को मारने लगे, एक अंग से दूसरे अंग में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएं, ये कैंसर है। यानी जो मतलब आतंकवादी का- इंडिपेंडेंट हाँ हाँ इंडिपेंडेंट उनका लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, हमारे बॉडी के लॉ एंड ऑर्डर को ना माने और अपने ही शरीर को डैमेज करें, यही कैंसर है। लेकिन अब ये समझना होगा कि आतंकवादी बने क्यों। सही बात, बिल्कुल। आपने अगर निरंतर प्रताड़ना अपने शरीर के किसी भी अंग की तो ये एक समय के बाद आपके डिफेंस सिस्टम को, मतलब पुलिस सिस्टम जो बॉडी के अंदर चल रहा है, उसको चकमा देके और ये आतंकवादी बन के बंदूक लेके निकल गए, आपके शरीर में घूमने लगे। आपको लगा कि ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन जब अपने लाइफ को डिकोड करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या क्या गलतियां की, जो आज पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे। उन गलतियों की जो छुपी हुई गलतियां हैं, और इंसान को सिर्फ पता है कि तंबाकू शराब इनसे कैंसर होता है, लेकिन वो उन गलतियों की कोई चर्चा नहीं कर रहा है जो रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह से लेकर रात तक आप करते हैं। प्रताड़ना शब्द का आपने इस्तेमाल किया डॉक्टर अंशुमन, किस तरीके की प्रताड़ना की आप बात करें? मतलब हम अपने शरीर को कैसी क्या प्रताड़ना दे रहे हैं? वैसे तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ ठीक ही किया अपने शरीर के अज्ञानता साथ। और अनभिज्ञता, हाँ, प्रताड़ना इसके कारण हो रही है। लेकिन कोशिकाओं को अगर कष्ट हुआ तो कोशिकाएं प्रताड़ित मानी जाएगी। हाँ। तो अज्ञानता ये है कि हम ये समझते हैं, सो कॉल्ड आजकल बहुत सारी चीजें ट्रेंडिंग चल रही है, ब्रांडेड खाना, ऑर्गेनिक सो कॉल्ड या नेचुरल तरीके की चीजें को जब आप इस तरह की चीजें कहते हैं तब आप समझ लीजिए किसी न किसी बाजारवाद में आप उलझ गए हैं। हाँ। प्रताड़ना उसको कहते हैं कि हमारी नीड क्या है। हमारी नीड है प्राकृतिक और नेचुरल एज इट इज। जैसे स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, स्व स्थिति इति स्वास्थ्य। जैसे हम आज हैं बिना बीमारी के, अगर ऐसे ही रहें तो स्वास्थ्य है। हेल्थ इज नॉट मेरे एब्सेंस ऑफ डिजीज, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ। और आयुर्वेद क्या कहता है, सम दोष सम अग्निश्च सम धातु बलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थिति अविधीयते। सभी चीजों का सम अवस्था में रह जाना ही स्वास्थ्य है। लेकिन सम अवस्था में आप रहने देते हैं। उदाहरण के तौर पे मानसिक तनाव, स्ट्रेस। आज मेंटल हेल्थ इतना बड़ा इशू है, चर्चा नहीं होती इस पे। बहुत बड़ा इशू। आप पूरे टाइम या तो अतीत या भविष्य में उलझे हैं, वर्तमान में जी नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रताड़ना है, जिसके कारण रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS जनरेट होता है। आपका DNA डैमेज होगा। बार बार DNA डैमेज को बॉडी रिपेयर कर रही है। एक समय ऐसा आएगा बॉडी ने छोड़ दिया, ये डैमेज DNA कैंसर सेल का रूप लिया और ग्रो करने लगा। जब 10⁹ सेल्स एक जगह तैयार हो गया, उसको हमने 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर नाम दे दिया। और अगर उसमें माइग्रेट करने की क्षमता आ गई तो हमने कैंसर नाम दे दिया। बस इतना ही है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो क्या आप खाते हैं, सांस क्या लेते हैं, इस तरह से चारों तरफ कार्सिनोजेन मतलब कैंसर कराने का तत्व उपलब्ध है। आपको सिर्फ समझना इतना है कि कैंसर कराने का तत्व भी आपके वातावरण में है और आपको कैंसर से बचाने का तत्व भी वातावरण में मिलेगा। आपको अपने वातावरण को समझना है, अपने शरीर को समझना है, जीवन को समझना है और उसके साथ तालमेल बिठाना है। इतना ही करना है, आप बचेंगे। हाँ डॉक्टर अंशुमन, तो फिर शरीर को समझें कैसे? मतलब हम जो भी सेवन कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हमें तो लगता है वो हमारे शरीर के हिसाब से सही है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो अंदर जाकर उन तत्वों को एक्टिवेट कर दे रहा है या उन कैंसर सेल्स को एक्टिवेट कर दे रहा है? देखिए, इसके लिए तो सच में जरूरी है कि हर व्यक्ति को 10th या 12th स्टैंडर्ड तक बेसिक साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए। बेसिक साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की पढ़ाई सबको करनी चाहिए। इससे काम नहीं चलेगा कि अर्ली एज में आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स टाइप का डिवीजन करते हैं। इससे क्या होगा, लोग साइंटिफिक टेम्पर रखेंगे। हमारा संविधान भी आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। तो साइंटिफिक टेम्पर अगर हम रखें तो उसको समझ सकते हैं। शुरुआत यहाँ से करें, जिंदगी क्या है। एक बड़े उस्ताद का लिखा हुआ है, जिंदगी क्या है जिंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। व्हाट इज लाइफ?
गैदरिंग ऑल द कंपोनेंट्स टुगेदर, दैट मे बी आपने पढ़ाई की, सोशल गैदरिंग हुई, रिश्तेदारी हुई, आपने कुछ पल बिताए, फाइनेंस जमा हुआ, ये सब चीज़ों का इकट्ठा होते जाना लाइफ है। हाँ, मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। ये जो चीज़ें जमा की, हाँ, ये बिखरने लगे, जैसे सोशल डेथ, फाइनेंशियल डेथ, फ्रेंड चले जाएं, परिवार में कोई क्षति हो जाए, या आपका फिजिकल डेथ, मेंटल डेथ, ये आपका हुआ। तो डेथ कई किस्म से हो सकता है। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। कैंसर या बीमारी भी यही है, जो स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने लगे, अज्जा परेशान होने जी। लगे, तो केमिस्ट्री, बॉडी की केमिस्ट्री, रासायनिक जो संरचना है गड़बड़ होने लगे, बीमार होंगे। हाँ, वो बीमारी रास्ते में आपको कई मिलेगी। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज, शुगर की बीमारी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज कहते हैं, हाँ, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बच्चों में हो रहा है, और एम्पेरर ऑफ ऑल द मेलेडी, सारी बीमारियों का महासम्राट कैंसर, सब उसी रास्ते में कैंसर आखिरी मंजिल है। तो अगर आप समझेंगे तो सारी बीमारियों से बचते हुए कैंसर से भी बच सकते हैं। सिर्फ जरूरत है आप अपने शरीर की संरचना, शरीर कैसे काम करता है, जरूरत कितनी है हमारे शरीर को किस चीज़ की, अगर इसको समझें तो मैं सारांश में समझाता हूँ क्या है। जी, इंसान की जरूरतें कितनी हैं? मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद। बाकी की मेहनत और मुशक्कत दिखावे के सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। हाँ, जरूरतें बहुत कम हैं, जिंदगी बहुत सीमित। अगर इस फिलॉसफी पे चलेंगे तो आप बैक टू बेसिक्स आ जाएंगे। मिनिमलिज्म, जरूरतें अपनी कम कर लेंगे, और हर चीज में हर निवाला उठाने से पहले सोचेंगे कि इधर आई एम फीडिंग डिजीज और फाइटिंग अगेंस्ट इट। जब भी अभी पॉडकास्ट देखते हुए जो दर्शक एक बिस्किट उठाए होंगे हाँ, और पेपर कप में चाय उठाए हुए होंगे, उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स ले रहे हैं, कई प्रिजर्वेटिव ले रहे हैं, हाँ, शुगर बेतरतीब बेवजह ले रहे हैं, जो इंसुलिन स्पाइक करेगा, और यही बार बार आप करेंगे, कैंसर होगा। एक उदाहरण दे दिया। हाँ, अब इस तरह से जब आसपास देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी जरूरतें तो बहुत कम है। हाँ, खाना हमें जिंदा रहने के लिए खाना है, हाँ। न कि जिंदा और खाने अब- के लिए जिंदा नहीं और रहना अब है। हर इंसान अगर कोई खाता है वो पेट के लिए कम, जीभ के लिए ज्यादा जीभ खा के रहा लिए होता ज्यादा है। खा रहा। बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमन, अभी तक आपने बताया कैंसर होता क्या है, तो आपको क्या लगता है कि भारत में लोगों को अवेयरनेस कम है, पता ही नहीं है कि आखिर कैंसर होता किस वजह से, किन कारणों से, बहुत कम ज्ञान है लोगों को कैंसर के बारे में, ऐसा क्यों? देखिए, अवेयरनेस अगर मैं कहूँ तो विश्व में हर जगह कभी है। हाँ, अमेरिका अपने जीडीपी का 16% हेल्थ बजट पे खर्च करता है, और अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम ब्रोकन सिस्टम है, खत्म है, बर्बाद है। अगर कोई भी हिंदुस्तानी ये कहता है कि अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा। इंडिया में कर दो, तो मैं कहूंगा बिल्कुल मत करो। अच्छा, ब्रोकन सिस्टम है। हाँ, प्रिवेंशन पे उनके यहाँ बात नहीं हो रही थी। अब जाके क्लिवेंट क्लिनिक ने वेलनेस सेंटर खोला है, हाँ, जिसपे अच्छी बात है, इंडिया में भी होना चाहिए वेलनेस एंड लॉन्जिविटी सेंटर। इंडिया में भी अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता कमी इसलिए है कि इसमें बाजारवाद नहीं है। अगर आप जागरूक कर देंगे, बीमारी कम होगी, तो अस्पताल नहीं चलेगा, हाँ, दवाइयाँ की कंपनी नहीं चलेगी, हाँ, मुनाफाखोरी बंद होगी। हाँ, कौन ऐसा चाहेगा? कोई भी, लेकिन अगर जागरूक करेंगे तो देखिए कितनी लाइफ्स बचेंगी, कितनी जिंदगियां बचेंगी, कितने रोजगार बचेंगे, कंट्री का कितना रेवेन्यू बचेगा। अल्टीमेटली हम विकास करने में उस रेवेन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो बीमार करके आप पैसे कमाना चाहते हैं, स्वस्थ रखें, विकास उसको कहेंगे। अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन इज नॉट डेवलपमेंट। हाँ। विकास नहीं है, विनाश है। हाँ, तो हम विकास की बात करें, विनाश की बात ना करें। तो हमारी जरूरत क्या होनी चाहिए? जागरूकता, और जागरूकता हर पहलू पे होनी चाहिए। जैसे हेल्थ केयर हम बोलते हैं, मतलब अस्पताल को हेल्थ केयर कहते हैं, लेकिन आप बताइए अस्पताल का कौन सा कोना है जो जहाँ पे एक स्वस्थ व्यक्ति जाए और वो कहे कि मैं और भी स्वस्थ रहूं और दिनों तक हाँ। कैसे रहूं? तो कोई कोना है? आपको कैंसर विभाग मिलेगा, हार्ट विभाग मिलेगा, ट्यूबरक्लोसिस भी मिलेगा। जाने वेलनेस से ही सेंटर लोग कहाँ है? जाने से ही डरते हैं अस्पताल। डलते हैं। हाँ, तो इसका नाम कर देना चाहिए सिक केयर, हेल्थ केयर नहीं होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय बोलते हैं, लेकिन उसमें कहाँ है परिवार का कल्याण? सारी स्कीम होती बीमारी का कैसे इलाज हो, हाँ, या आयुष्मान भारत लॉन्च किया तो बीमारी का कैसे इलाज हो। हाँ। वेलनेस की कहाँ बात हुई? आप कराते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देके, हाँ, लेकिन आप स्वस्थ हैं, आप कहें कि मैं अपना चेकअप करा लूं और हाँ। मैं कैसे स्वस्थ रहूं कोई डॉक्टर बता दे, हाँ। तो इसके लिए तो कहेगा इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, तो उसका नाम रखिए सिक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस मत रखिए। जागरूकता की उस लेवल पे जरूरत है कि आप जागरूक होइए कि मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ कैसे रहूं, इसके लिए क्या आपके पास प्रोग्राम है?
अच्छी बात है कि मीडिया ने स्टार्ट किया है हाँ। लोगों का अवेयर करना, यही चाहिए। सिर्फ 10% हर पोर्टफोलियो में लोगों को जागरूक करने लगी, हेल्थ में, जुडिशियरी में, आपके पुलिसिंग में, सिस्टम में, सिविक सेंस में, नॉर्म्स में, इन सब में 10% समय जागरूक करने में लगा दीजिए। बहुत सारा लोड कम हो जाएगा, कोर्ट कचहरी से मुकदमे कम हो जाएंगे, पुलिस पे एफआईआर कम हो जाएगा और अस्पताल में लोगों की संख्या कम हो जाएगी। और मैं अपने को तो उस दिन सफल डॉक्टर मानूंगा जिस समय मेरे जैसे डॉक्टरों की जरूरत समाज को कम पड़ने लगे। तो वाकई सफल डॉक्टर की निशानी वही होगी और वही देश सफल कहा जाएगा जहां पुलिस चौकियां, कचहरी और अस्पताल कम होने लगे, वो देश सफल हो जाएगा। डॉक्टर अंशुमन, अभी आपने कहा कि हर इंसान, हर कोई कंपनी ये सोचती है कि उसका फायदा कैसे हो, तो उसके चक्कर में वो लोगों को बीमार भी बना रही है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि भारतीय मसाले जो हम इस्तेमाल करते हैं पैकेट्स में बंद, वो भी कैंसर का कारण बन रहे हैं। और इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है उसकी वजह से भी मेटल्स उसमें बहुत ज़्यादा उनकी मात्रा है, तो उससे भी कैंसर बन रहा है। तो ये खाने पीने की आम सी चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें जो हम लगभग रोज़ ही यूज़ कर रहे हैं, तो क्या छोड़ें और क्या खाएं? कई बार उस असमंजस में भी रहता है इंसान। जो आपने जिस रिपोर्ट की बात की, हांगकांग, सिंगापुर में हाँ, मसाले जी, पकड़े गए थे, हाँ, ईटीओ, इथिलीन ऑक्साइड। हाँ, अब सिंपली आप सोचिए कि लौंग, काली मिर्च, इलायची साबुत रहे, हाँ। घर में आपने पीस लिया, तो उसमें ईटीओ नहीं है, हाँ, ये मसाले हानिकारक नहीं थे। हाँ, लेकिन क्या जरूरी है कि सिंगापुर में जहां पे आपके इंडियन मसाले नहीं हो रहे थे, उसको पाउडर्ड फॉर्म में तो कैसे पहुंचेगा? शेल्फ लाइफ, SHELF, मतलब अलमीरा पे रखने की लाइफ मसाले की या किसी ताकि भी वो ज़्यादा लंबे खाद्य चलें। पदार्थ, ताकि लंबा हाँ, चले, हाँ। बढ़ाने के लिए कुछ तो प्रिजर्वेटिव, जी, बिल्कुल। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गैस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर कराएगा, अच्छा। इसलिए किया जाता है। ये तो आपको समझना चाहिए कि शेल्फ लाइफ, बढ़ी चीजें खाएंगे तो सेल्फ लाइफ, SELF, आपकी लाइफ कम हो जाएगी। हाँ, तो जब भी एक्सपायरी डेट देखते हैं, लंबी एक्सपायरी डेट की चीज चाहिए, तभी आप गुमराह हो गए। यानी आप ये मानते हैं कि जो पैकेट्स में बंद चीज़ें होती हैं वो हमें कैंसर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक्टिवेट कर सकती है शरीर में। हर चीज अगर एक डोज एंड ड्यूरेशन उसका देखें कि कितनी मात्रा में आपके अंदर जा रही है और ड्यूरेशन मतलब कितने लंबे समय तक जा रही है, वो कैंसर करा सकती है। तो हमारे बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि उससे फाइट कर लेता है अगर डोज कम हो या बॉडी अपने सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करे। मतलब माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे अंदर जाए, बॉडी उसको निकाल दे, हम बच जाएंगे। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वातावरण में चीजें मौजूद है, किस तरह से अपने को डिटॉक्सिफाई करें, किस तरह से बेवजह की चीजों को अपने अंदर न डालें। जैसे प्लास्टिक वातावरण में है, ऊपर से आप प्लास्टिक बोतल में पानी पीते हैं, प्लास्टिक के बर्तन में खाना गर्म करते हैं, ये ना करें, इससे बच सकते हैं। सिमिलरली बैक टू बेसिक्स में पहला फॉर्मूला, रीजनल खाएं, सीजनल खाएं। जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में जो चीजें उपजती हो वही खाएं, उसी सीजन की चीज खाएं। अभी अगर अमरूद का सीजन है तो अमरूद अभी खाएं। क्यों आपको प्रिजर्व कीवी खाना है? रॉ खाएं, रियल खाएं। रॉ मतलब बिना प्रोसेसिंग के जो खाना आता हो उसको खाएं, और रियल खाएं। रियल किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, रियल मतलब एक्चुअल फूड खाएं। प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सीधे खेत से आप तक पहुंच रहा है। एग्जैक्टली, मतलब फार्म से लेके आपके मुंह तक पहुंचने की यात्रा। उसमें भी डॉक्टर अंशुमन पेस्टिसाइड जो मिलाते हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। उसको ऐसे उससे भी कैसे बचें, क्या पहचान होगी, कैसे पहचाने? शिवानी, इसको ऐसे समझिए कि धरती हमारी है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो भी हम खाते हैं वो धरती से है। अब चलिए साइंस ने हाइड्रोफोनिक का बहुत सारा कुछ कर लिया, लेकिन एलिमेंट तो वही है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही सारी चीजें जो कन्वर्ट होकर खाने के फॉर्म में बन रहा था। रिसोर्सेज कम है और लोड ज्यादा है। बिल्कुल। अब प्रोडक्शन कम हो रहा था, आबादी बढ़ गई। अब आपने क्या किया? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया। कीड़े खाते हैं, कीड़े वही खाएंगे जिस पे इंसेक्टिसाइड नहीं होगा। तो जो खाना, जो फल में कीड़े खा लिया, तो मतलब वो आपके लिए लिटमस टेस्ट का काम किया, वो खाना आपके लिए शुद्ध था। ओके, अच्छा। आपने उन कीड़े को मारने के लिए कीटनाशक दिया, कीड़े तो नहीं आए, लेकिन आप कीटनाशक खा गए, और अगर ठीक है, तो कैंसर का कारक बना। अच्छा, ठीक है। कीड़े ना खाएं इसलिए कि प्रोड्यूस बढ़ जाए। यानी ये पहचान है कि अगर किसी फल सब्जी को कीड़े खा रहे हैं, मतलब वो हमारे लिए सही है, वो हम उसका सेवन कर सकते हैं। अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, आप जाएं, उसको चिड़िया खा रही है, उसी अमरूद को तोड़ के आप खा लें, उसका लैब टेस्ट करा लें, वो अमरूद आप ही के खाने योग्य था। अगर चिड़िया नहीं छू रही है, इनमें सेंस अभी भी बरकरार है। इंसानों ने सेंस खो दिया,
और चिड़िया का खाया हुआ सो कॉल्ड दिल्ली वाले जो हैं, मैं भी दिल्ली में ही हूँ, लेकिन हाँ, दिल्ली में हाँ। हमारे दोस्त, नो आई कांट ईट इट। क्या भाई, चिड़िया तुमसे ज्यादा सेंसिबल थी, जितना खाना था उतना ही खा के गई, बाकी हाँ, छोड़ गई सही तुम्हारे बात लिए, है। लिटमस टेस्ट करके। हाँ। तो खा लो, हमारे लिए छोड़ के गई एक हमारे लिए तरीके छोड़ से। गई हाँ। थी। तो मेरे खेत में फल के वृक्ष हैं, अच्छा। खेती भी करता हूँ। अच्छा। तो जब मेरा केयर टेकर कहता है सर चिड़िया आ जाती है, वहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आने लगी, हाँ। तो मैंने कहा कि बिल्कुल आने दो, ये तो हमारे लिए टेस्ट करके बता रही है कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना है। हाँ। यही करना है। इकोसिस्टम हमारा बना हुआ है जिसमें पशु पक्षी से सारा कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाह रहे हैं इकोसिस्टम से कुछ लोगों को हटा दें और सिर्फ हम ही रहें, तो गुलसिता में फूल तो हर रंग के होंगे। हाँ। एक ही रंग का फूल होगा, सिर्फ मनुष्य होगा, हाँ। तो फिर लड़ाई तो होगी, ये तो है। और लड़ाई कैंसर के रूप में प्रतिरक्षित होगी। हाँ। आपने खाने का तो जिक्र कर दिया, अभी पानी रह गया है। मैंने आपसे इससे पहले पूछा बिल्कुल, भी पानी ग्राउंड आपने वाटर। पूछा। अच्छा, पानी को लेकर अब जैसे कोई भी हम आमतौर पर बॉटल से ही ज्यादा पीते हैं, उसको लेकर भी स्टडीज आ रही, प्लास्टिक होता है उसमें, माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, आपने जिक्र भी किया नहीं पी सकते। तो अब नल से तो डायरेक्ट आप पानी नहीं पी सकते, आप यूज करोगे आरओ। तो आरओ का पानी कितना सुरक्षित है हमारे लिए, या फिर और क्या तरीका है कि हम वैसा जैसे ओरिजिनल वाटर जैसे ग्राउंड वाटर से आ रहा है हम सीधे उसको पी लें? उसका सेवन कैसे कर सकते हैं, पानी गर्म करके, या फिर क्या तरीके हैं? बिल्कुल ठीक है। देखिए, दिल्ली रहने वालों के लिए, दिल्ली एनसीआर वालों के बहुत लिए ही ज्यादा दिक्कत है। अंडरग्राउंड वाटर नहीं पी सकते हैं, सच है। अगर कायदे की बात पूछिए तो जहां पीने योग्य पानी ना हो और रहने योग्य हवा ना हो, वो रहने की जगह नहीं है, जिसको हैबिटेबल या लिवेबल कहते हैं। हाँ। आपको बताऊं कि मैं पानी वही पी रहा हूं जो मेरे खेत में समरसेबल लगा हो, वहीं से पानी में लेके आता हूं। अच्छा, मैं direct? वही पानी पीता हूँ, अंडरग्राउंड वाटर। मैं आरओ का पानी नहीं पीता हूँ। अच्छा। कोई चाहे तो आके देख सकता हाँ, है हाँ। कि वाकई में वो पानी पीता हूँ या नहीं पीता हाँ। हूँ, देख सकता है। अब चलिए, अब इस अंडरग्राउंड वाटर को नहीं पी सकते हैं। नहीं पी क्यों? सकते। लोड बहुत ज्यादा, हाँ। और सारे केमिकल फैक्ट्री अंडरग्राउंड बोरिंग करके उस वेस्ट प्रोडक्ट को डालते हैं, जिसके कारण पानी के में कैल्शियम की मात्रा, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ी हुई है। पानी में पीपीएम 1300 पीपीएम तक पहुंच चुका। अब आपने आरओ लगा लिया, आरओ में उससे इलेक्ट्रोलाइट्स आपने निकाल दिया। हाँ। तो आरओ तो लगाना पड़ेगा, दिल्ली में रह रहे हैं, आपकी मजबूरी है। लेकिन आरओ लगा के या तो एडेड मिनरल्स रखें, या पीपीएम 150 टू 300 के बीच में आपका होना चाहिए। हेवी एलिमेंट्स, हेवी मेटल्स फिल्टर आपका आरओ लगा हो, ताकि आर्सेनिक, कैडमियम, मर्करी, लेड जैसी चीजें नहीं आए। ये कैंसर फॉर्मिंग है, ये करना पड़ेगा। हाँ। जो आपने बात पूछी प्लास्टिक की बोतल, हाँ। उसमें माइक्रो प्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक्स प्लास्टिक की बोतल में है। हाँ। स्पेशली जब प्लास्टिक गर्म धूप में रहे, गाड़ी में आपने पानी पिया, बोतल रख दी गाड़ी में, हाँ। उसमें माइक्रो प्लास्टिक की लीचिंग होगी। हाँ। उसमें बिस्फेनॉल ए, बीएसए एंड थैलेट्स, PTHALATES, थैलेट्स की मात्रा ज्यादा होगी। ये कैंसर का कारक, महिलाओं में थायराइड की समस्या, और पुरुषों में बांझपन, मतलब एजियोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट कम होना, इसके कारण देखिए इनफर्टिलिटी सेंटर बढ़े, जी। थायराइड की समस्या बढ़ी और कैंसर की समस्या बढ़ी। तो प्लास्टिक की बोतल का आप इस्तेमाल ना करें। अब आप सोच रहे होंगे, इस पे चलते चलते चलिए एक बात बताता चलता हूँ। मैं जहाँ पैदा हुआ, परवरिश हुई, गंगा के तट पे, बगल में गौशाला था, एक साइड फुलवाड़ी थी, बगीचा था। तो एक बार मैं कहीं से लौट रहा था दिल्ली, मैं ढूंढ रहा था, शायद नोएडा के ऊपर से फ्लाइट क्रॉस कर रही होगी, तो मैं ढूंढ रहा था मेरा घर कहाँ पे होगा। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें दिखी, टिमटिमाती बत्तियाँ, न नदी न बागीचा। उसी पे मैंने लिखा था, इसको नाम दिया था आज से कई साल पहले, 16-18 साल पहले, पत्थरों का शहर। अच्छा, उसी पे मैंने लिखा सिर्फ था, इमारतें। सिर्फ कंक्रीट जंगल है, कंक्रीट जंगल। पत्थरों के इस शहर में एक पत्थर था मेरा। इस कंक्रीट जंगल में कोई एक पत्थर में ढूंढ रहा, तो पत्थर कहाँ है? पत्थरों के इस शहर में एक पत्थर था मेरा, ना थी गैया, ना था बछड़ा, ना था बागीचा मेरा। क्षीर बंद था, दूध पैकेट में है। नीर बंद था, पानी बोतल में है। क्षीर बंद था, नीर बंद था, और बंद किस्मत मेरा, ना थी हरियाली यहाँ, ना था वो दरिया मेरा, ना था वो दरिया मेरा। ये सबके लिए है, आप सबके लिए, सबके लिए। जो भी छोटी जगह से उठ के दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, वो मिस करते होंगे, मैं जानता हूँ इस बात को। बागीचा भी मिस करते होंगे, गाय भी मिस करते होंगे, नदी भी मिस करते होंगे, जो भी उन्होंने बचपन में देखा है। कोई भी बड़ा शहर, बॉम्बे या कोई भी आप बड़ा शहर ले लीजिए, वहां पे यही हालात हैं। बॉम्बे में फिर भी कहिए समुद्र दिख जाता है, कुछ नेचर तो है, कुछ तो प्रिजर्व है। दिल्ली में तो क्या प्रिजर्व रखा है? एग्जैक्टली, कुछ भी नहीं। अब प्रिजर्वेशन की आपने बात करी ली, तो हवा तो हम सब दिल्ली की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा टॉपिक इस वक्त वही बना हुआ है। QI कहाँ कहाँ पहुंच जा रहा है, 400 पार कर जा रहा है, इस टाइम ग्राफ 3 भी लगा हुआ है। तो क्या इससे भी हमें कैंसर हो सकता है? जो सांस इस वक्त हम लोग ले रहे हैं, दिल्ली NCR के लोग या जितने भी प्रदूषित शहर हैं,
जहाँ पर AQI बहुत ज़्यादा ख़राब लेवल पर है, तो क्या इससे भी जो कोशिकाएं हैं कैंसर की वो एक्टिवेट हो सकती हैं? बिल्कुल। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडियन लंग कैंसर, इंडियन फीमेल लंग कैंसर करके अलग एंटिटी बना दी गई कि इंडियन फीमेल्स को लंग कैंसर जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की, अलग एंटिटी देखा गया, अलग म्यूटेशन देखा गया। वो ऐसे शहरों के लिए देखा गया है जहां दिल्ली NCR जैसे, जहां एयर पोल्यूशन काफ़ी अधिक है, और लंग कैंसर ऐसे लोगों में हो रहा है जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की है। लंग कैंसर, लिम्फोमा, बच्चे जो गर्भ में पल रहे हैं, माँ के प्रदूषण से वो बच्चे दूषित होते हैं, उनका न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, उनका डेवलपमेंट कम होता है, बर्थ डिफेक्ट, और इस तरह की अनेकों बीमारियां, हार्ट डिजीज, अस्थमा तो सब लोग जानते हैं, एलर्जी, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां एयर पोल्यूशन के कारण हो रही है। लोगों को लगता है कि एयर पोल्यूशन ठीक नहीं किया जा सकता। मैं हर समय इस पे कहता हूँ, ओनली स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट द एयर पोल्यूशन। कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। जो भी कहता है गलत कहता है, मेरे से डिबेट करे। 1 साल का टाइम एयर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल नहीं होता दिल्ली का, मैं बताऊंगा। गलत है। कैसे? लेकिन बिल्कुल ये कंट्रोलेबल है, लेकिन आप पूछ रहे होंगे तो क्या अज्ञानी लोग हैं? हाँ, कि आप ही को नॉलेज है, बाकी मुझसे ज्यादा ज्ञानी लोग बैठे हैं। हाँ। उनको पता है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए कंट्रोल नहीं करेंगे। फिर स्कैम बंद करना पड़ेगा। वाटर स्प्रिंकलिंग होती है, हाँ होती है, हाँ। उसमें कितना बड़ा स्कैम है प्रदूषण के नाम पे। आप गाड़ी लेते हैं, दिल्ली में डीजल की गाड़ियां 10 साल के लिए रजिस्ट्रेशन हाँ, होगी, हाँ। उसके बाद 2-2 महीने हर सीजन में आपका कह दिया जाए गाड़ी बंद कीजिए। हाँ। तो आपकी गाड़ी प्रैक्टिकली 15 साल का टैक्स देके आप 8 साल चला रहे हैं। इकोनॉमिक्स को समझिए। फिर आप पोल्यूशन चेक कराते हैं, PUC सर्टिफिकेट लेते हैं कि आपका नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल है, फिर भी आपकी गाड़ी बंद की जाती है। उस समय कैब चलवाई जाती है। तो ये समझिए इस नेक्सस को, एक चेन बनी, एक चेन है। हाँ। आपने पोल्यूशन कंट्रोल अगर कर दिया, हाँ, तो लोग इतने बीमार क्यों होंगे? इस समय लोगों में इमरजेंसी करके हॉस्पिटल में भर्ती कहाँ होंगे? वेंटिलेटर, ICU का बंद हो जाएगा। तो पूरे नेक्सस को खत्म करना ये पॉलिटिशियंस कभी नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है। अगर ये चाहे तो वाकई लोग स्वस्थ भी रहेंगे, लोगों की गाड़ियां भी चलेंगी, और पोल्यूशन यहाँ एक सो कॉल एक ग्रीन एनर्जी करके ओखला में प्लांट लगा हुआ, उस पर न्यूयॉर्क टाइम्स, ये से न्यूयॉर्क की एक जर्नलिस्ट ने, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, 5 साल करके निकाल के बता दिया कितने लोग उससे मर रहे हैं। इंडिया में किसी को खबर नहीं है उस बात की। तो प्रॉब्लम जहां जहां है, अगर आप रूट कॉज एड्रेस करें, पॉलिटिशियन को मैं कहता हूं कि देखिए, आप जिसको वोट बैंक समझ रहे हैं वो वोट बैंक नहीं है। आप अगर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा पे ध्यान दें तो आप हर समय टिके रहेंगे। आपको सारी जनता वोट देगी कि सभी को स्वस्थ रहना है, सभी को शिक्षित होना है और सभी को सुरक्षित रहना है। लेकिन उस मुद्दे पे आप जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको स्कैम करना है। राइट टू लाइफ का भी मुद्दा हो गया। राइट टू लाइफ बेसिक ह्यूमन राइट का मामला है। ह्यूमन राइट का मामला है जी। आपके हिसाब से पोल्यूशन की बात आपने की, किस तरीके से पोल्यूशन को रोका जाए? आपने कहा कि आपको पता है वो तरीके क्या कौन कौन से हो सकते हैं। पब्लिक व्हीकल यूज करें हम ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर क्या वो तरीके हो सकते हैं? क्योंकि 400 के पार है। लंदन जैसी जगह में 12 जब AQI होता है तो वहाँ पर डिस्कशन होता है कि हमारा AQI बहुत बढ़ गया, हम तो कहाँ पहुँच चुके हैं। तो कैंसर जैसी बीमारी तो बहुत आम हो चुकी है हम लोगों के लिए, तो कैसे सुधारा जाए इसे? बहुत साल पहले मैंने सोशल मीडिया पर, अपने पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने डाला था कि 10 पॉइंट्स आप मार्च से करना चालू करें। अक्टूबर आते आते जो आपको प्रॉब्लम होती, दिवाली पराली का नाटक होता था, अब तो दिवाली पराली का नाटक भी बंद हो गया क्योंकि पटाखे आपने बंद कर लिए। पराली पे पता नहीं कंट्रोल हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन चलो, अब क्यों पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा है? ग्रैप 3 ग्रैप 4 करते रहते हैं, खेल करते रहते हैं, लेकिन AQI डाउन तब होता है जब हवा तेज चल जाती है, धूप निकल जाती है। तो आपको पहले समझना होगा पोल्यूशन का। दिल्ली एक क्रेटर है, इस तरह से तस्तरी है, इसमें बड़ी बड़ी इमारतें भी बन गई। अब जो हवा आ गई, जैसे मॉइस्चर हुआ, ठंड का मौसम हुआ, ऊपर से सेटल होके पोल्यूटेंट जो ऊपर था वो नीचे आ गया। तो एक चीज होता है फॉग, जिसको कोहरा कहते हैं, दूसरा स्मॉग जो वर्ल्ड वाइड हो गया, स्मोक प्लस फॉग। लेकिन दिल्ली में स्मॉग नहीं है, दिल्ली में पोलॉग, पोल्यूशन प्लस फॉग। ओके, मतलब इसमें हेवी मेटल्स भी है, बेंजीन भी है, आर्सेनिक भी है, सस्पेंडेड PM 2.5, PM 10 सारा है। ये पोलॉग है। ये छोटी चीज नहीं है। अफसोस, आश्चर्य दोनों मुझे ये, पॉलिटिशियन भी यहीं रहते हैं दिल्ली में, सेंट्रल पॉलिटिशियन और दिल्ली NCR वाले भी।
भाई आपको नहीं समझ में, आप भी तो यही हवा ले रहे हो। इवन नितिन गडकरी ने कहा भी था कि मैं दिल्ली आना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ही वहां आता हूँ तो मुझे तकलीफें होती हैं, सांस बिल्कुल, लेने में कोई दिक्कत। भी बाहर रहने वाला व्यक्ति हाँ। यहाँ आएगा तो उसको तकलीफ होती है। आप ही जाए, एक हफ्ते पहाड़ों में हाँ। रह के आए, हाँ। जब दिल्ली इन करेंगे आपको समझ में आएगा कि एनसीआर की हवा कहाँ से शुरू हो और गई। जब आप पहाड़ों में पहुंचते हैं डॉक्टर अंशुमन, तो आपके फेफड़े बड़े खुश हो जाते हैं और एक साथ इतनी सारी हवा आपको मिलती है, तो खुद आपके फेफड़े भी अंदर से उछल रहे होते हैं कि इतनी सारी हवा शुद्ध वो भी कैसे मिल गई। आप तो शिवानी, आप तो बता रही हैं आप जो फील करती हाँ, हैं। हाँ। मैं कैंसर सर्जन हूँ। हाँ। अब कैंसर के ऑपरेशन के लिए जब मैं चेस्ट ओपन करता हूँ तो फेफड़ा दिखता है। बेशक। पहाड़ों से जो आते हैं इलाज कराने के लिए, उनका ऑपरेशन जब करता हूँ, पिंक गुलाबी फेफड़ा, जो कि ओरिजिनल रंग है, जो ओरिजिनल रंग का कलर हाँ, है। हाँ। और दिल्ली वालों का जब करता हूँ ब्लैक, जिसको दिल्ली लंग मैं कहता हूँ। अच्छा, वो क्या दिल्ली लंग, मेरे पास पिक्चर है सिर्फ पोल्यूशन की वजह से? सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। मतलब नो स्मोकिंग, नो, मैं नॉन स्मोकर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नॉन स्मोकर्स नॉन स्मोकर दिल्ली वाले और नॉन स्मोकर पहाड़ वाले, इतना डिफरेंस है। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या दूं? मजाक लग रहा है लोगों को। तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, पहले तो मास्क लगाना अब तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब ये शरीर में हमारे अंदर जाते हैं तो किस तरीके से ये काम करते हैं, कैंसर को कैसे एक्टिवेट करते हैं? पॉल्यूटेंट्स का पार्टिकुलेट मैटर 2.5 10, ये तो साइज के हिसाब से हुआ। हाँ। इसके अलावा कुछ गैस जैसे मीथेन, कुछ हैवी मेटल जैसे आर्सेनिक, हाँ। बेंजीन, इस तरह की चीजें, केमिकल रासायनिक तत्व, सबको मिला लें। हाँ। अब ये इनहेल कर लिया आपने, एक तरीका। ट्रांसक्यूटेनियस मतलब आपके स्किन पे अटैच हो गया, जहां मास्क आप नहीं लगा सकते, वहां से एब्जॉर्ब हो सकती है कुछ चीजें। और कुछ चीजें अब जब खाना खा रहे हैं उस पे पड़ी हुई चीजें अंदर गई, 3 रास्ते पहुंच गए आपके अंदर। अब जब फेफड़े के अंदर सबसे ज्यादा रूट फेफड़े से जाएगा, ये एब्जॉर्ब हुआ। जो एब्जॉर्ब होने का है वो सर्कुलेट होके बॉडी में घूमने लगा। अगर लंग्स में डैमेज किया तो आस्थमा या लंग को कमजोर करना, जिसको सीओपीडी और इस तरह की बीमारियों का नाम देते हैं, एलर्जी। इसके बाद हार्ट में गया, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ाई। ब्रेन में गया, स्ट्रोक। शरीर के अलग अलग अंग में गया, वहां पे डैमेज किया, बार बार डैमेज किया, कैंसर। गर्भवती महिलाओं के पेट से बच्चे के पास पहुंचा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट, WHO की रिपोर्ट आई उस पर। उसके बाद बच्चे में बर्थ डिफेक्ट। इस तरह से करते करते पॉल्यूटेंट्स जो दिल्ली का है उसको आप कहिए 4 चीजें कराता है। कार्सिनोजेन मतलब कैंसर कराता है। म्यूटाजेन मतलब बच्चों में परमानेंट डीएनए बदल देता है, म्यूटाजेनेसिस। ओबिसोजेन, दिल्ली वालों को सुनिएगा कहते हुए कि मैं तो 2 रोटी खाता हूँ, 1 रोटी खाता हूँ, लेकिन मोटे हो रहे हैं। ओबिसोजेन, ओबेसिटी कराने का तत्व इस प्रदूषण में है, इसलिए ओबिसोजेन कहता है। एंड डायबिटोजेन, डायबिटीज कराता है प्रदूषण, मतलब आपके पैंक्रियाज के बीटा सेल जहां से इंसुलिन निकल रहा था उसको डैमेज करता है। आप सोचिए कब कितनी बीमारियां चाहिए, एक पोल्यूशन इतनी बीमारियां करा रहा है। आप इसको अगर लोड करें तो कंट्री पे कितनी बीमारियों का लोड कम होगा। लेकिन हाँ, कुछ अस्पताल की कमाई कम हो जाएगी, ये सच है। बिल्कुल सही बात है। अब कई जगह पे दिल्ली में भी कैफेज खोल दिए गए हैं ऑक्सीजन के लिए डॉक्टर अंशुमन, तो आपको क्या लगता है, आपने बताया क्या नुकसान हमारे शरीर को दे रहा है, ना केवल कैंसर दे रहा है, डायबिटीज, ओबेसिटी, दुनिया भर की बीमारियां दे रहा है, तो बचें कैसे ऐसे, क्योंकि रहना तो मजबूरी है शहर में। देखिए, ये फिर बाजारवाद हो रहा है। ऑक्सीजन का जो बूथ खुला है, और एक कंट्री का नाम नहीं बोलूंगा, उस कंट्री के लोग आए थे रिसर्च करने, मुझसे मिले भी। वो ऑक्सीजन बॉटल इंडिया में लॉन्च करना चाह रहे हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो आज आप पानी की बोतल लेके भेजते हैं, क्योंकि पानी तो अब छीन लिया गया आपसे, आप कहीं पानी पी नहीं सकते। मैं जब स्कूल में था तो कहीं पानी पीता था। पानी की बोतल लेके भेजते, अब ऑक्सीजन की बोतल लेके भेजें, आप इसकी तैयारी करें। ये तैयारी चल रही, इंटरनेशनल मार्केट इंडिया में सर्वे करके गया है कि 1 लीटर लॉन्च करें या 2 लीटर के। अब बताइए, ऑक्सीजन की कमी हुई? ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आज भी वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, मेजॉरिटी नाइट्रोजन है, और जो रिमेनिंग गैसेस थे, रिमेनिंग गैसेस को रिप्लेस करके आपके यहाँ पॉल्यूटेंट्स आ गए। तो पॉल्यूटेंट्स हुए, पॉल्यूटेंट्स कम करना था ना कि ऑक्सीजन कम। लेकिन अब बताइए कि ऑक्सीजन की जरूरत होगी इसलिए रही है कि फेफड़ा आपका डैमेज हो गया। अवेलेबल ऑक्सीजन को हम जब सांस में लेते थे तो शरीर को मिल जाना चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है। ये बेसिकली पैरालाइज कर रहे हैं आप। इंसान चलेगा ऑक्सीजन बूथ पे रुक के, यानी उससे भी नुकसान हो सकता है शरीर को। बिल्कुल। बनी हुई हवा अगर हम लेंगे, बना हुआ ऑक्सीजन बॉटल्स में बंद, आपका फेफड़ा तो डैमेज हो रहा है। और ऊपर से सप्लीमेंट फॉर्म में ऑक्सीजन ले रहे हैं। आपको काम उस पे करना है कि ये फेफड़ा फर्दर डैमेज ना हो, आने वाली पीढ़ी का फेफड़ा डैमेज ना हो। हमें काम उस पे करना है। अब जिनका डैमेज हो गया, ऑब्वियसली उनको ऑक्सीजन चाहिए होगा।
लेकिन अब बाकी लोगों का डैमेज ना हो, हमें काम उस पर करना चाहिए। तो ऑक्सीजन बूथ इज ए टेम्पररी अरेंजमेंट, नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। हमें परमानेंट सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर अंशुमन, कोई भी हेल्दी शरीर आजकल हम देखते हैं, जिम जाते हैं लोग, एक्सरसाइज करते हैं, घर पे योगा करते हैं, और उसके बाद पता चलता है वो कैंसर का शिकार हुए हैं। ऐसे बहुत सारे हमने सेलिब्रिटीज़ भी देखे, हिना खान देखी, जबकि उनके जिम और उसके सेशंस जो भी हैं इंस्टाग्राम पे वो डालती रहती थी, तो बहुत शॉकिंग खबर थी कि कैसे, मतलब जो जिम कर रहा है उसको तो स्वस्थ और तंदुरुस्ती समझा जाएगा इंसान को, तो ऐसे हेल्दी लोगों के अंदर भी कैसे कैंसर आ रहा है और डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाता आसानी से? तो 3 चीज़ें क्लियर करें। एक तो जिनको सेलिब्रिटी हम लोग मानते हैं, वो सेलिब्रिटी नहीं है। उसका कारण क्या है? सेलिब्रिटी रोल मॉडल ये होना चाहिए जो किसी न किसी चीज़ों को ऐसा करके दिखाए कि दूसरे लोग करें और उनको फायदा हो। हाँ। अब इंटरटेनमेंट वर्ल्ड हमारे लिए सेलिब्रिटी कैसे हो सकता है, अब इसको समझने की जरूरत है। जिम करना क्या, एक बहुत सारी एक्सरसाइजेज की स्टडी की गई न्यूयॉर्क में, देखा गया जिम, मैराथन, इस तरह की चीजें 9th and 10th नंबर पे है, मतलब वर्स्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज है। अच्छा। योगा, जिम और- स्विमिंग, हाँ। साइकिलिंग, ये सब टॉप पे है। ओह, अच्छा। अब इसको समझिए कैसे एक एक करते हैं। क्यों मैं कहता हूँ सेलिब्रिटी नहीं है? इनकी नाइट लाइफ, रात में इनकी शूटिंग होती है, पूरी रात जगते हैं। हाँ। सर्कैडियन रिदम एबनॉर्मल, इस पे नर्सेज स्टडी यूके की है कि जो रात में जगते हैं दिन में सोते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा है। हिना खान की आपने चर्चा की, ब्रेस्ट कैंसर था। हाँ, ब्रेस्ट कैंसर था उनको। इस पे नर्सेज स्टडी है ऑलरेडी कि जिनका एबनॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक हो, रात में हमें सोना चाहिए और जगे रहें, उनको ब्रेस्ट कैंसर का फीमेल्स के भी बहुत अवेयरनेस वाली चीज है कि Awareness अगर के आप लिए- हाँ रात में जग, कई बार फीमेल्स नाइट शिफ्ट भी करती हैं। नाइट शिफ्ट करती हैं, लेकिन उन ऐसी फीमेल अब नाइट शिफ्ट कर रही हैं, लेकिन आपको चाहिए कॉम्पनसेटरी कि अगर मान लीजिए कि इस महीने नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो अगले महीने कम करें। मतलब आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अब आज के भौतिकवादी युग में कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आपको बैलेंस कर, ये नहीं कि पूरी लाइफ आप नाइट शिफ्ट करें, ये ठीक नहीं है। दूसरा, नाइट शिफ्ट जब करते हैं, खाना कहाँ खाते हैं, किस समय खाते हैं, सेलिब्रिटी की लाइफ डिकोड कर रहा हूँ। पैक्ड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, सैंडविच प्लास्टिक में पैक होके आ रहा है, बिस्फेनॉल थैलेट्स, प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर कंटेंट, एबनॉर्मल टाइम इंसुलिन स्पाइक, कॉर्टिसोल, ये सारा कैंसर का कारक। चलिए आगे। अब एबनॉर्मल टाइम दिन में सो रहे हैं आप, कभी भी सो जाते कभी कभी जगने के लिए आप बहुत सारे पिल्स लेते हैं, कभी सोने के लिए बहुत पिल्स लेते हैं, ये तो बताते नहीं लोग। हाँ, ये कर रहे हैं। हाँ। कॉस्मेटिक का लाइफ में तो बहुत कॉमन है। सेलिब्रिटी लाइफ हाँ। में कॉस्मेटिक का इस्तेमाल, बहुत सारे कॉस्मेटिक का इस्तेमाल जिसमें लेड, हेवी मेटल है, जो आपके स्किन से एब्जॉर्ब होके ब्रेस्ट के टिश्यू में जाके कैंसर कराता है। इसकी चर्चा कौन कर यानी रहा जो है? कॉस्मेटिक्स हम यूज जी। करते हैं वो सभी भी सारी कैंसर- कॉस्मेटिक में नहीं, कुछ कॉस्मेटिक ऐसे हैं जिसमें हेवी मेटल्स हैं। और अच्छा। कॉस्मेटिक का कितना अधिक इस्तेमाल इनके इसमें किया जाता है, खास करके लाइट अगर चेहरे पे पड़े तो शाइनी ना हो, रिफ्लेक्ट ना हो, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। हाँ। यूएस में एक स्टडी आई थी, टेल्कम पाउडर से ओवेरियन कैंसर हुआ था, उसको सू किया गया उस कंपनी को कि आपने बताया क्यों नहीं। हाँ। टेल्कम पाउडर जाके डिपॉजिट हुआ, सिलिका से कैंसर हुआ, इसकी स्टडी आई। अच्छा। इसका नहीं हुआ। हाँ। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट इम्प्लांट जो कराते हैं उसकी भी स्टडी आई, फ्रेंच कंपनी को सू किया गया, तो कई सेलिब्रिटी ब्रेस्ट इम्प्लांट कराते हैं। अब ये सारी चीजें तो डिस्क्लोज नहीं की जाती है। दूसरा, नशे का लत, सेलिब्रिटी जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी जिनकी बात करें, नशे का लत बहुत होता है इनमें। बहुत सारे चरस, अफीम कुछ लोग लेते हैं, अल्कोहल एक्सेसिव लेते हैं, टोबैको लेते हैं, ये बातें नहीं बताते हैं। सिर्फ जिम करना स्वास्थ्य के लिए उतना लाभदायक नहीं है। अब चलिए मैं दूसरी बात पे आता हूँ। जिम, मैराथन, मैंने क्या बोला, कैंसर का कारक और हार्ट अटैक बढ़ाता है, कम नहीं करता, बढ़ाता है, क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस ROS जनरेट होता है और ये आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी यानी हर जिम से समय कैंसर और जी ज्यादा कैंसर और बढ़ हार्ट सकता अटैक बढ़ेगा। हाँ, अच्छा, ओके। बॉडी हमारी जो इवोल्यूशन में हुआ, जिम के लिए इवोल्यूशन नहीं हुआ है हमारी बॉडी का, रनिंग के लिए इवॉल्व है, हम स्विमिंग के लिए इवॉल्व है। इमेजिन कीजिए जब हंटेरियन सोसाइटी में हमारे पूर्वज थे तो भाग के दौड़ के शिकार कर रहे थे, एग्रीकरियन सोसाइटी में तो खेती कर रहे थे। हाँ। तो जो मूवमेंट खेती में, जो मूवमेंट दौड़ने में या स्विमिंग में चल रहा है, ये मूवमेंट एक इंसान का नॉर्मल मूवमेंट है। हाँ। हम उसके लिए एक्वेंटेड हैं। हाँ। ये एक्सरसाइज करें। योगा बेस्ट कॉम्बिनेशन है इन एक्सरसाइजेज का, जिसमें फॉर्मूला में देता हूँ FARB, FARB, फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग, जिसमें चारों चीजें मिल जाए वो योग है। योगिक एक्सरसाइज आप करें, आप स्वस्थ रहेंगे, ना हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर ऐसी बीमारियों से बचेंगे। तो सेलिब्रिटी की लाइफ को कॉपी ना करें, अपनी लाइफ को सेलिब्रिटी लाइफ बनाएं।
ये बेहतर है। इस हिसाब से तो जिम बहुत ज्यादा नुकसानदायक है बिल्कुल डॉक्टर जिम अंशुमन। नुकसानदायक और है। एक ट्रेंड टाइप का चल गया है, जिम चेन्स खुल गई हैं बहुत सारी, हर कोई जिम ही जाना चाहता है, एक्सरसाइज लेकिन नहीं करना चाहता, आप योग हो बताइए या बाइसेप्स प्राणायाम। जिसको डोले सोले हाँ। बोलते हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल एंड बाइसेप्स, मैं तो हाँ। ऑपरेशन करता हूँ सबका देखता हूँ, वो उसको एक्स्ट्रा बना के क्या कर लेंगे? अगर हाथ इतना मोटा होगा तो क्या है उस हाथ का काम? Show आपको off। हाथी बनना है? हाँ। इंसान है भाई। हाँ। अनलेस कि आपका काम बाउंसर का ना हो हाँ। तो पढ़े लिखे लोग किस लिए कर रहे हैं? जो बाउंसर बने हुए हैं जिनके इतने मोटे बाइसेप्स हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं, मैं योग करता हूं, मेरे से हाथ लड़ा है, मैं उनको पटक के दिखाता हूं। योग में ज्यादा पावर है। आप अपने पूरे मयूरासन में पूरी बॉडी को आप हाथ में उठा लेते हैं, हाँ। क्या उठा पाएंगे? वो नहीं उठा नहीं। पाएंगे। हाँ। तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपकी अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होगी तो ओल्ड एज में आपके घुटने खराब नहीं होंगे, जॉइंट्स खराब नहीं होंगे, आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। और हेल्थ स्पैन, लाइफ स्पैन का कॉन्सेप्ट है कि कितने साल आप जीते, मतलब डेट हाँ। ऑफ बर्थ से लास्ट डेट तक। और हेल्थ स्पैन, उस लाइफ में आपको दवाइयां ना खानी पड़ी, हेल्थ स्पैन एंड मसल स्पैन, कि कब तक आपकी मांसपेशियां यंग रहती हैं। मांसपेशियां जितनी एज तक यंग रहेगी आप उतनी एज तक स्वस्थ रहेंगे। अच्छा। हमें ये करना चाहिए ना कि मांसपेशियों को नौकर बना के आप दौड़ाते रहते हैं पूरे टाइम बाइसेप्स और हाँ, पेट्रोलिस जिम के के चक्कर चक्कर में, में। हाँ। ये ना करें। जिम का जिक्र हुआ है तो मैं आपसे ये भी पूछूंगी, प्रोटीन बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं लोग, बहुत प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, प्रोटीन शेक ले रहे हैं जब उनका मन कर रहा है, और जब जब जिम जाते हैं तो उससे पहले वो एक घूंट या एक ग्लास अपना प्रोटीन शेक ले लेते हैं। क्या उससे भी नुकसान है? उससे भी कैंसर कोशिकाएं एक्टिवेट हो सकती हैं? किडनी डैमेज के बहुत केसेज आ रहे हैं। एक्सेसिव प्रोटीन पाउडर, स्टेरॉइड, थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट, थायराइड की गोलियां लेते हैं हाँ। बॉडी फैट कम करने के लिए, प्रोटीन एंड स्टेरॉइड लेते हैं मसल बल्क बढ़ाने के लिए, किडनी फेलियर लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स। मायोग्लोबिन भी, मसल ज़्यादा बल्क हो गया, इतने मसल की जरूरत नहीं, डैमेज हुआ, मायोग्लोबिन निकलता है, किडनी को डैमेज कर दे रहा है। कोई भी चीज़ साइंस के तहत करें। जब भी कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो कंज्यूमर साइकोलॉजी के हिसाब से उस प्रोडक्ट को पंप करने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाएगी, लेकिन हर समय पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ किसी भी रिपोर्ट को पढ़ें जी। उसको साइंटिफिक तरीके से समझें और बिल्कुल सलाह लेके काम करें, क्योंकि एक बार लाइफ में डैमेज हुआ, जैसे किडनी डैमेज हो या प्रोटीन स्टेरॉइड लेते हैं, इम्पोर्टेंस करके लोग आते हैं, यंग लड़के, इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम हो रही है आजकल, जो जिसको मर्दाना ताकत, ये हाँ, बस समझाने के लिए आप बोल सकते हैं, इसकी समस्या होने लगी। अब बताइए कि ये कौन सा जिम है? आप जो इस फिट तरीके रहे की समस्याएं आपको दे रहा है। एग्जैक्टली, हाँ, ये fit ये रखने तो की डायरेक्ट जगह मैं देख रहा हूँ अनहेल्दी आपको बना रहा है और ज्यादा। अनहेल्दी बना रहा है। डॉक्टर अंशुमन, जिम की बात आपने की, मेकअप से भी कैंसर हो सकता है, ये भी आपने बात कही। इसके अलावा प्लास्टिक और प्रदूषण तो हमने बात की ही की। डिटेक्ट बहुत लेट होता है कैंसर, तो उसको डिटेक्शन का जो वक्त है वो थर्ड या फोर्थ स्टेज पर ही आकर क्यों डिटेक्ट होता है? ऐसा क्यों होता है? ज़्यादातर केसेस ऐसे ही पता चलते हैं कि थर्ड और फोर्थ स्टेज पर जब सीवियर हो चुका है तब वो डिटेक्ट हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड में बहुत रेयर केसेस में ही वो डिटेक्ट हो पाता है, ऐसा क्यों? असामान्य लक्षण किसी व्यक्ति को महसूस हो उसको इग्नोर ना करें। और डॉक्टर जो कैंसर के नहीं हैं उनके पास भी मरीज जाते हैं असामान्य लक्षण लेके, दवा लिख देते हैं, मरीज ठीक नहीं होता है, मरीज डॉक्टर बदल लेता है, दूसरे के पास जाता है, फिर दूसरी दवा दे दी जाती है। उसकी जांच कराइए। क्यों? कैंसर या प्री कैंसर के शुरुआती लक्षण और आम बीमारियों के लक्षण एक होते हैं जी। तो आम तौर पे ये लक्षण इग्नोर कर दिए जाते हैं और कैंसर बढ़ जाता है। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। हाँ। एसिडिटी होना, एसिडिटी की शिकायत है, या अपाचन होना, पेट फूला रहता है, सुबह खाना खाते हैं शाम तक खाना पचता नहीं है, खाने का मन नहीं करता है। आप क्या समझते हैं एसिडिटी है? आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हाँ, हैं, तुरंत। कुछ दिन खाते हैं, हाँ। फिर लेकिन एसिडिटी फिर से हो हाँ, जाती अगले है, दिन वही चीज। आप इग्नोर कर देते हैं। करते हैं। ये गॉल ब्लैडर कैंसर का लक्षण हो सकता है, फैटी लीवर का लक्षण हो सकता है। फैटी लीवर अपने में एक बहुत बड़ी बीमारी है हाँ, हिंदुस्तान में। हाँ, हाँ। अब वो भी फैटी लीवर हाँ, पे चर्चा बहुत करेंगे। कॉमन हो गया। हाँ। ओवेरियन कैंसर का लक्षण हो सकता है, शुरुआती लक्षण अच्छा। लोग इग्नोर करते हैं। जिस भी मरीज से मैंने पूछा है गॉल ब्लैडर कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूजुअली फीमेल हाँ। आती हैं। ओवेरियन हाँ। कैंसर तो फीमेल हाँ। में ही होगा, हाँ। गॉल ब्लैडर कैंसर भी फीमेल में, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा कॉमन है। हाँ। सभी बताती हैं 6-8 महीने से ये तकलीफ चल रही है उनको, और एसिडिटी की दवा खुद लेती थी, बाद में डॉक्टर से दिखा रही थी, डॉक्टर लेकिन कभी अल्ट्रासाउंड करा के किसी ने नहीं देखा। एक अल्ट्रासाउंड करा, डॉक्टर्स ने भी नहीं देखा, डॉक्टर्स ने भी नहीं देखा। तो दोनों को जागरूक होना है असामान्य तो लक्षण क्या ये के लिए। मेडिकल नेग्लिजेंस भी वो मान सकते अब हैं हम इसे? डॉक्टर की ट्रेनिंग ही नहीं है। हाँ, डॉक्टर की ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि जाता इसलिए तो इंसान डॉक्टर से सलाह लेने ही है। और बिल्कुल उसको अगर इसीलिए गलत मैं सलाह- कहता हूँ हाँ। एमबीबीएस में प्री कैंसर या अर्ली कैंसर डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। कैंसर डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग नहीं जरूरी है एमबीबीएस में,
या कैंसर के इलाज अच्छा। की ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, हाँ। डिटेक्ट कैसे करें ये इसकी ट्रेनिंग जरूरी एग्जैक्टली, है। हाँ हाँ वो नहीं पढ़ाया जाता है। हाँ उस पर भी चर्चा करेंगे। मेडिकल हाँ, की पढ़ाई में कहाँ हाँ, पिटफॉल्स हैं, हाँ उस पर बिल्कुल, चर्चा होनी करेंगे। भी चाहिए। हाँ तो अब ये हो गया हम्म। फैटी लीवर। आप अल्ट्रासाउंड उठा के देखिए, इंडिया में 70% लोग फैटी लीवर से ग्रसित हो गए। हाँ। फैटी लीवर लोग समझते हैं फैट की प्रॉब्लम है, फैट की प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे लोगों को फैटी लीवर क्यों है जो बाहर से दुबले पतले हैं? हाँ टॉफी, थिन फ्रॉम आउटसाइड, फैट फ्रॉम इनसाइड। हाँ, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। हैं? हाँ फैटी लीवर है मल्टीपल इंसुलिन स्पाइक, बार बार कुछ खाते हैं, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, इंसुलिन जाता हिट करता है और ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके लिवर में डिपॉजिट करता है। बाद में आपको डायबिटीज हो जाएगा, अच्छा, उसके बाद आपको कैंसर होगा। कोई बताएगा? कोई भी नहीं बताया। क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई कौन डिसाइड करता है? अमेरिका। हम्म, कि एमबीबीएस के कोर्स में क्या पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करानी है। अमेरिका के करिकुलम कौन डिसाइड करता है? बिग फार्मा कंपनी। तो यही तो पढ़ाएंगे कि दवा कैसे बीमार- बेचो, और बीमार कैसे हो। कि बीमार हो तो दवा हाँ, बेच तो दो। दवा बेच दो। हाँ ये क्यों पढ़ाएंगे वो कि ठीक कैसे रखो? हम्म, जबकि जो भी बात मैं कर रहा हूँ मॉडर्न मेडिसिन आयुर्वेद को समझ के ही बात कर रहा हूँ। मैं भी कोई कहीं से मेरे वैसे ब्रह्मांड में कोई चीजें नहीं उतर गया ही कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, संरचना क्या है बॉडी की। इसी को अगर समझा दें तो लोग स्वस्थ रहने लगेंगे। हाँ लेकिन अगर इस पे चर्चा हो जाएगी तो बीमारी कैसे बिकेगी? बिल्कुल सही बात। तो हमारी जरूरत क्या है कि 6 पद्धतियां हिंदुस्तान में हैं। मॉडर्न मेडिसिन जो जिसको एलोपैथ आमतौर पे लोग कहते हैं, आयुर्वेद भारत का, होम्योपैथ जर्मनी से आया था, नेचुरोपैथ, योगा, यूनानी, 6 को मिला दीजिए। होलिस्टिक अप्रोच से हर इंसान को अप्रोच करें। एक तरह से समझ लीजिए हर इंसान एक अम्ब्रेला के अंदर है, उसमें स्वस्थ व्यक्ति भी है, बीमार व्यक्ति भी है। स्वस्थ व्यक्ति को और स्वस्थ रखिए ताकि अधिक से अधिक हमारे भारत को कंट्रीब्यूट कर सके, और जो बीमार है उसका इलाज सभी पद्धति के लोग मिलके डे 1 से करें। जैसे हाइपरटेंशन हो गया, आप हाइपरटेंशन की दवा देते हैं बीपी कम करने की, फिर दवा बढ़ानी क्यों पड़ी? बाद में उसको हार्ट अटैक क्यों हुआ, किडनी क्यों फेल हुई, स्ट्रोक क्यों हुआ? इसका मतलब है आपने मशीन में मेजरमेंट को कम किया, ना कि उसका एक्चुअल करेक्शन किया। डायबिटीज अगर दवा दी, ये तो ट्रीटमेंट गलत है। टाइप 2 डायबिटीज हाइपर इंसुलिनेमिक स्टेट है, मतलब इंसुलिन बढ़ा हुआ है। आप दवा किसकी देते हैं? इंसुलिन बढ़ाने की। तो बढ़े इंसुलिन बढ़ा के क्या किया आपने? इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म करना था, उसके लिए दवा की जरूरत नहीं थी। लेकिन आपने इंसुलिन बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, पैंक्रियाज एग्जॉस्ट हो गया, फिर आपने इंसुलिन पे डाल दिया। यानी कि बहुत वास्ट अम्ब्रेला है डॉक्टर अंशुमन, Vast और खुद umbrella। डॉक्टर्स को भी इस पर स्टडी और ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए। डॉक्टर को सिर्फ ईगो छोड़ना है, हाँ सारे डॉक्टर को, हाँ। मॉडर्न मेडिसिन से लेके आयुर्वेद सभी डॉक्टर को मिलना है, सामंजस्य बैठाना है, तालमेल बैठाना है। ये समझना कि वी आर वर्किंग फॉर ह्यूमन साइंस, नॉट फॉर मेडिकल साइंस। हाँ। एक मानवता के विज्ञान के लिए हम काम कर रहे हैं। हम लोग मिलते हैं, जो बेस्ट जहां जहां है उसको मिला के हम काम करते हैं, समस्या का समाधान हो जाएगा। और भारत शुरुआत अगर करे तो विश्वगुरु सच में बन सकता है, अदरवाइज विश्वगुरु नहीं बनेगा, बाकी नाटक है। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी, आप क्या मानते हैं कि भारत कैंसर कैपिटल बनने वाला है? 2025 में इंडिया को डिक्लेयर कर देना पड़ेगा कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या आप कहेंगे लोगों को कि किस तरीके से बचाव करें? एक छोटा सा संदेश क्या रहेगा ये आपका? पिछले 20 साल से मैं कह रहा हूं, लेकिन ना मैं कोई नेता हूं ना कोई अभिनेता हूं, तो मेरी बात की कीमत नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, आज ब्रेक लगाना चालू कीजिए कैंसर प्रिवेंशन एंड लाइफस्टाइल डिजीज के प्रिवेंशन पे, जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक ऐसी बीमारियां हैं। 10 साल बाद जाके कैंसर पे ब्रेक लगेगा, क्योंकि एक दिन का काम है नहीं। हाँ सारी चीजें आप ठीक करने लगेंगे, 5 साल में केसेस कम होने लगेंगे, 10 साल के बाद जाके आपको रियली इसका रिजल्ट दिखेगा। और ये डुएबल चीज है। हाँ जिनको लगता है डुएबल नहीं है, संभव नहीं है, पॉडकास्ट या टेलीविजन इंटरव्यू पे मैं समझा दूं कि कैसे होगा। आप बैठिए मेरे साथ, मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मैं लिख के देता हूं, आप जाके कीजिए। अगर ना हो तो समझाइए। हर पब्लिक को जागरूक होना है, 3 स्तर पे काम करने की जरूरत है। हर व्यक्ति को जागरूक होना है। अपने आप में चिंतन करें कि अपने लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं। हर समाज को, जैसे RWA, हाँ अलग अलग संस्थान, धार्मिक संस्थान, सामाजिक संस्थान है, ये काम करें कि अपने संस्थान के लिए आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से किसी भी चीज से मानवता का बेटरमेंट कर रहे हैं। हाँ और सरकारी स्तर पे, गवर्नमेंट के स्तर पे, पूरे कंट्री में किस तरह से आप एक मिसाल कायम कर रहे हैं, किस तरह से आप बेटर कर रहे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को। हाँ। 3 स्तर पे काम करें, हाँ। स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो बहुत सारे कारण हमने यहाँ पर समझे जिनकी वजह से कैंसर
बनता है। लेकिन डॉक्टर अंशुमन का एक ही चीज़ कहना था कि अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को सजग होना चाहिए अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी लाइफस्टाइल के प्रति, लाइफस्टाइल को किस तरीके से बेहतर करें, वो भी तमाम जो सुझाव हैं उन्होंने हमें दिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर से पूछें, तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए फीडबैक में अपना वो सवाल हमें पोस्ट करके दे दीजिए। वही सवाल हम डॉक्टर अंशुमन कुमार से पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आप तक ज़रूर पहुँचे।